हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 10th आईसीएससी के लिए। लेक्चर 2 है आज। अमन इंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल का नाम है AIC लाइव और लाइव में भैया ई 2 बार आता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, है ना, क्योंकि पूरा कोर्स हम करा रहे हैं, हो जाएगा आसानी से। देखते रहिए, बस फायदा होगा आपको। कम लेक्चर्स में कम टाइम में एग्जॉस्टिव कवरेज करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 1 कंप्लीटेड। अब बात यह कि पार्ट 1 है क्या जिसको कंप्लीट कर लिया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और स्टेट एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा से रिलेटेड था। आज लेक्चर 2 है, तो लेक्चर 2 में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करती है। आज का जो एजेंडा है वो मैग्नेटिक फोर्स का है। थोड़ा बहुत और भी डिस्कशन कर लेंगे, है ना। देखते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाती है। सबसे पहले लिख लेते हैं, बी फील्ड exerts force on moving charges। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगी, ये जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगी। यानी फोर्स सिर्फ मूविंग चार्जेस पे लगती है और किसी पे नहीं। फोर्स किस पे लगती है भैया? मूविंग चार्जेस पे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फोर्स लगती है मूविंग चार्जेस पे। ठीक है, अच्छा लगा सुन के, इसमें कोई खराबी नहीं थी। यानी कि मान लीजिए कि मैं एक ऐसे क्रॉस बना दे रहा हूं, और इस क्रॉस का मतलब है कि अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, मोबाइल की स्क्रीन के अंदर जाता हुआ। लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर जाता हुआ परपेंडिकुलरली, ये बी फील्ड की डायरेक्शन है। जैसे आपने एक पेन को अपने फोन की स्क्रीन पे परपेंडिकुलर रख लिया, तो स्क्रीन के अंदर जाती हुई जो डायरेक्शन है वो ये क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि कोई चार्ज है, जैसा कि ये पॉजिटिव चार्ज, और वो इस डायरेक्शन में किसी v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया एक ऐसा चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में भी है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो वो मूविंग चार्ज भी है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एक्सर्टेड बाय बी फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस चार्ज पर फोर्स लगेगी। बढ़िया बात। अब बात आती है कि कितनी फोर्स लगेगी, साहब ये भी बता दीजिए। तो कितनी फोर्स लगेगी उसके पीछे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट से जानने चाहिए। देखो, मान लो कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हम लोग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का चित्र बनाना सीख चुके हैं लास्ट क्लास में। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, बी फील्ड, और दी कैसी गई बेटा? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो चार्ज है वो लेट अस सपोज ऐसे जा रहा था, इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, और ये बी फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा था। तो जो फोर्स इस पर लगती है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल है, यानी एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि फोर्स इतनी लगेगी, है ना, थ्योरी नहीं है इसके पीछे। फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू वी बी साइन थीटा है। क्या है बेटा? क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा साहब, क्यू वी बी साइन थीटा, बहुत बढ़िया। क्यू फॉर चार्ज आपको दिख रहा है, इसको देखेंगे तो चार्ज दिखेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड। वी को देखेंगे तो वेलोसिटी दिखेगी, बी को देखेंगे तो बी फील्ड दिखेगा, और थीटा को देखेंगे तो थीटा जो है वो एंगल बिटवीन बी फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इस प्रकार से आपको नजर आएगा। ठीक है, अच्छी बात। यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई वायर है, सपोज ये एक वायर है। वायर दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। इस वायर में कुछ करंट जा रहा है और करंट की डायरेक्शन मैंने मार्क कर दी है अपवर्ड, दिख रही होगी आपको आसानी से। ये करंट की डायरेक्शन है। तो करंट के अंदर तो चार्ज पार्टिकल ही दौड़ रहे हैं। जवाब है हाँ सर।
चार्ज पार्टिकल ही दौड़ रहे हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर पजेस मूविंग चार्जेस, और गलती से अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रख दी गई होती तो साहब ये एंगल होता थीटा और ये होती मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक छोटे छोटे चार्ज पर फोर्स लगती, तो ओवरऑल इस वायर पर भी फोर्स लगती। यानी इसी कॉन्सेप्ट को अगर वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए, इन चार्जेस को वायर के अंदर मूव कराया जाए, तो कहा जाएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू बी फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण से करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है भाई। करंट के अंदर भी तो चार्ज ही मूव कर रहे हैं, जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जो हमारे कोर्स से रिलेटेड आर्टिकल है वो यही है बेटा। उसका बेस कहां से है वो मैंने बताया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जिसको हम लोग अब से सीसी वायर लिखेंगे, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कोई चमत्कार नहीं, कोई मुश्किलात नहीं, इसमें बड़ा आसान है। आपको बताता हूं क्या सीन है। देखो, सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आपके पास वायर है, और ये जो वायर आपको दिख रहा है, इस वायर में कोई करंट जा रहा है। मैंने एरो बना करके उसकी डायरेक्शन दिखा दी है, अमाउंट ऑफ करंट। इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी है, लेकिन हम लोग उस डेरिवेशन पे अभी नहीं जा रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं अभी डेरिवेशन में जाने का। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और याद रखने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल हम लोग नहीं समझ रहे हैं, कांस्टेंट ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और यही पढ़ना भी है, अभी से लेकर 12 तक यही पढ़ना है। तो ये हो गई भाई साहब आपकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों के बीच का एंगल है। तो मैंने कहा कि हम पूरे वायर पे फोर्स नहीं निकालेंगे, सिर्फ इतने सेगमेंट पे फोर्स निकालेंगे जहां तक मैंने रेड मार्किंग कर रखी है। और इस सेगमेंट की जो लंबाई है उसे हम एल कह रहे हैं। तो हम कहेंगे फोर्स ऑन एल सेगमेंट ऑफ वायर। ये कितना है? तो जो ऊपर मैंने फॉर्मूला थ्योरी से निकाला, सॉरी एक्सपेरिमेंट से निकाला था, उसी को प्रूव करा जा सकता है। 12th क्लास में करवाते भी, अपने कोर्स में नहीं है। कि जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आई एल बी साइन थीटा। क्या निकल कर आएगा? आई एल बी साइन थीटा। आई एल बी साइन थीटा, ये फोर्स। अच्छा, आई क्या है? आई का मतलब तो वायर में बहने वाला करंट है। एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द वायर है, लेंथ ऑफ वायर सेगमेंट। ठीक, तो क्या ये टोटल लेंथ है? नहीं, ये उतनी लेंथ है जितनी लेंथ पर आप फोर्स निकालना चाहते हो। ये टोटल वायर की लंबाई नहीं है। अगर आप टोटल वायर पे फोर्स निकालना चाहते हो तो आपको टोटल वायर की लंबाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, बी क्या है? बी फील्ड है, और क्या है? और थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन करंट एंड बी फील्ड। कोई परेशानी? जवाब है बिल्कुल नहीं, इनके बीच का एंगल है। अच्छा लगा। अब यहीं से हम इस फॉर्मूले को आगे ले जाते हैं। फोर्स का फॉर्मूला बन गया बेटा आई एल बी साइन थीटा। मैं जानबूझ के इसमें थीटा के कुछ केसेस बताना चाहता हूं। 0 डिग्री कर लो या 180 डिग्री कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको आते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, जिस कारण से इन दोनों केसेस में फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स 0 और 180 के एंगल पर लगती ही नहीं है। ये 0 क्या होता है, 180 क्या होता है वो समझो। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट भी पैरेलल आ गया, तो ये थीटा बराबर 0 डिग्री का केस है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इसके जस्ट ऑपोजिट यानी एंटी पैरेलल आ गया, तो ये थीटा की वैल्यू 180 डिग्री का केस है। और इसका अर्थ ये है कि इन दोनों केसेस में फोर्स नहीं आएगा। यानी अगर करंट फील्ड की डायरेक्शन में है, फील्ड के अलोंग है, चाहे पैरेलल चाहे एंटी पैरेलल, तो फोर्स नहीं आएगा। अब यहां पे कहते हैं अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती।
तो इसका मतलब फोर्स की भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस 90 से ही आएगी। ILB और साइन 90 की वैल्यू 1। इस केस में मैक्सिमम फोर्स आएगी। तो पेपर में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर आने वाला है ऐसा बोर्ड इशारा कर रहा है, इस वजह से कॉन्सेप्चुअल बातें आपको पता होनी चाहिए, कब मैक्सिमा कब मिनिमा, इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक, अच्छी बात। तो ये फोर्स की कहानी हो गई। अब कुछ कुछ बातें और कर लेते हैं, चर्चा करते हैं केस ऑफ क्लोज्ड लूप। मान लीजिए कि आपने वायर सेगमेंट नहीं ले रखा। समझे क्या बोला? मान लीजिए कि आपने वायर सेगमेंट नहीं ले रखा, आपने वायर सेगमेंट की बजाय क्लोज्ड लूप ले लिया है। तो मैं इसका प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि 12th क्लास में ही आता है इसका प्रूफ, लेकिन मैं आपको काम की बात बता रहा हूं। काम की बात ये कि जब भी आप कोई एक क्लोज लूप लेते हैं इन कांस्टेंट बी फील्ड, कांस्टेंट बी फील्ड का मतलब बी फील्ड वेरिएबल नहीं है, बदल नहीं रही है, कांस्टेंट है। एफ नेट ऑन द लूप इज ऑलवेज 0। अगर लूप क्लोज है तो नेट फोर्स ऑन द लूप इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, अगेन रिपीटिंग, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। बहुत 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 जरूरी बात है। अच्छा, अब नेट फोर्स 0 होने का अर्थ ये नहीं है कि नेट टॉर्क 0 होता है। नेट टॉर्क में और मे नॉट बी 0। तो अगर वायर है तो फोर्स का सवाल बनेगा, लेकिन अगर वायर नहीं है, लूप है, तो फोर्स का सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि फोर्स तो हमेशा 0 निकल के आ रही है। लेकिन टॉर्क 0 नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी 0, यानी 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि जब भी कभी लूप की बातें हो रही होंगी, क्लोज लूप की बातें हो रही होंगी, तो वहां पर कॉन्सेप्ट जो है वो टॉर्क का आएगा। और टॉर्क का मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब कहीं ना कहीं रोटेशन से रिलेटेड बातें आ रही होंगी। और रोटेशन से रिलेटेड बात फिजिक्स में, अरे ये तो पंखा बना लिया यार तुमने, कूलर बना लिया, मोटर बना ली, तो बेसिकली यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा किसका बेटा? मोटर का। अच्छा, बढ़िया बात। तो यहीं से हम दो बातें सीखेंगे, उसके बाद हम लोग मोटर पर आ जाएंगे। चलो देखो ध्यान से, क्या कहानी है कि आपके पास फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है ILB साइन थीटा। बहुत ही सुंदर सी बात है, ILB साइन थीटा। मैं इस ILB साइन थीटा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि भैया ये जो चीज लिखी है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख कर दिया गया है। क्या लिख कर दिया गया है? मैग्नीट्यूड। और मैं इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं अब, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम इस फोर्स के डायरेक्शन पर डिस्कशन करना चाहते हैं कि आखिर इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है। तो डायरेक्शन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इस रूल से हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को निकाल लेते हैं। मेरी आदत है क्लास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैं नहीं पढ़ाता हूं, मतलब पढ़ा दिया, काम खत्म, दो चार एग्जांपल करा दिए, हो गया, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन किसी और से ही निकालते हैं। देखो क्या है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को बिना हाथ दिखाए समझाना इज लिटरली इम्पॉसिबल। तो मान लो कि तुम्हारा कोई हाथ है, जैसे ये अंगूठा है, फिर ये इंडेक्स फिंगर है, फिर ये मिडिल फिंगर है, फिर ये है, फिर ये है ना, ऐसे करके तुम्हारा कोई हाथ है। इसमें चर्चा होगी थंब की, इंडेक्स फिंगर की और मिडिल फिंगर की। ठीक है, और ये सब होना चाहिए किसका बेटा? लेफ्ट हैंड का होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में आप थंब को ऊपर रख लीजिए, ठीक, और इंडेक्स फिंगर को ऐसे रख लीजिए और मिडिल फिंगर को ऐसे रख लीजिए। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हालांकि डायग्राम बहुत गंदा है, मैं इसको समझाने भी नहीं जा रहा हूं। ऐसा समझो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार तुम्हें ना एक्सेस से समझा दूं, तो तुम्हें बेहतर समझ में आएगा। ये, इसको एक्स बोल लो, इसको वाई बोल लो और इसे जेड बोल लो। तो ये रहा आपका 90 डिग्री,
ये यहां पे 90 डिग्री दिख रहा है आपको, और ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। इस वाई एक्सिस पे आप अपने थंब को रखिए, ठीक। यहां आप अपने इंडेक्स फिंगर को रखिए और यहां अपने मिडिल फिंगर को रखिए, ठीक। तो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा, इंडेक्स फिंगर जो है वो बी फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा, और मिडिल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो आप अपने हाथ को ऐसे सेट करिए, अपने लेफ्ट हैंड को, कि उसके थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, जैसा मैंने ये एक्सेस बनाए हैं, ठीक है। उसमें अगर आपकी इंडेक्स फिंगर बी फील्ड की तरफ इंडिकेट कर रही है, मिडिल फिंगर करंट की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो जो थंब होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये लेफ्ट हैंड रूल है, लिख के नहीं दिखा रहा हूं, मैंने समझा दिया। इसका और भी अच्छा वर्जन है, आपको समझाता हूं। आप निकालें किसी और तरह से फोर्स की डायरेक्शन और बता दें कि लेफ्ट हैंड से निकाली थी। देखो ध्यान से देखो कैसे। मानो कि करंट यहां पर है और मानो कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, कह रहा है फोर्स की डायरेक्शन निकालो। तो फोर्स का फॉर्मूला ऐसे याद रखो, आई एल बी साइन थीटा। इसका सीक्वेंस ना बदलना, आई एल बी साइन थीटा को आई एल बी साइन थीटा ही रखना, अपनी नेतागिरी में बदलना नहीं इसे। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो बाहर आए, और अगर क्लॉकवाइज घूमे तो अंदर गए। अब करना क्या, एल से बी की तरफ रोटेट होना, यानी करंट से बी की तरफ रोटेट होना। हो गया रोटेट। कैसा घूम रहे हो भैया, घूम रहे हो एंटी क्लॉक वाइज। तो फोर्स कहां आ रही है, बाहर की तरफ। एंटी क्लॉक वाइज घूमने पे फोर्स बाहर की तरफ। पल्ले पड़ा? हाँ भाई बिल्कुल पड़ा। चलो एक और एग्जांपल कर लो इसका। मान लो करंट ऊपर की दिशा में और बी फील्ड इस दिशा में, तो हमेशा एक्स वाई जेड एक्सेस बना लो, ठीक। करंट से कहां घूमोगे, करंट से बी फील्ड की तरफ घूमोगे। कैसा घूमे भैया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब कहां होता है, अंदर की तरफ। तो ये रहा अंदर की तरफ फोर्स। ऊपर लिखा है क्लॉक मतलब अंदर और एंटी मतलब बाहर। अच्छा बहुत बढ़िया। और बताइए, और देखिए, कहीं भी फील्ड और करंट दिए हैं तो वहां पर आप एक्स वाई और जेड एक्सेस अपने मन से विचार कर लीजिए। जैसे यहां बी फील्ड दी है और यहां करंट दिया है, तो इसका मतलब अब जो चर्चा हो रही है वो इस जमीन वाले प्लेन की हो रही है। समझ पा रहे हो, जमीन की हो रही है। तो आप जब घूमेंगे तो करंट से बी फील्ड की तरफ घूमेंगे, तो आप जमीन पर घूमें। तो जब आप ऊपर से इसे देखेंगे तो ऊपर से देखने पे आपको ये क्लॉकवाइज नजर आएगा, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है अंदर की ओर। तो जमीन पे घूम रहे हो तो जमीन पे अंदर की ओर फोर्स होगी। ये है फोर्स निकालने का तरीका। और देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको फोर्स और करंट की बातें पता है। मान लो यहां पे करंट है, मान लो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो तुम ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको दिखाई देगा कि तुम इस साइड वॉल की चर्चा कर रहे हो। एक्चुअली इस साइड वॉल पे ये दोनों है, और तुम्हें घूमना कहां है, करंट से बी फील्ड की तरफ। तुम देखोगे तो एंटी क्लॉक वाइज घूम रहे हो। एंटी क्लॉक वाइज मतलब होता है बाहर की ओर। कहां होता है, बाहर की ओर। हमेशा याद रखना, एंटी क्लॉक वाइज बाहर और क्लॉक वाइज अंदर, ऐसा सोचना है। अब ध्यान से देखो, क्या तुम दीवार पे घूमे हो, तो दीवार के बाहर फोर्स सोचनी है। जिस सरफेस पे घूमोगे उसके अंदर उसके बाहर फोर्स सोचनी होगी। और इस प्रकार से तुम फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो और कह दो कि यार हमने तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाली थी। अच्छा, और भी तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, देखते रहो। मान लो कि जो बी फील्ड है वो इधर है और जो करंट है वो ऐसे। तो मैंने तो कहा कि यार एक्स वाई जेड एक्सेस बनानी है ना, तो बनाओ पहले एक्स वाई जेड एक्सेस। अब जब तुम देखोगे तो ये साइड वॉल है नीचे की तरफ, है ना। तो साइड वॉल पे घूमना है तुम्हें। करंट से कहां घूमोगे, बी फील्ड की तरफ। तुम देखोगे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। साहब जब तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है बाहर। पर किसके बाहर, जिस दीवार पे घूमे उस दीवार के बाहर। साइड वॉल पे घूमे हो, साइड वॉल के बाहर तो इधर होगा, क्योंकि तुम यहां से देख रहे हो ना इसे। तो ये रही फोर्स की डायरेक्शन। और कोई एग्जांपल है आपके, बहुत सारे हैं यार, खेलते रहो इसमें। इतना एग्जांपल है, इतना एग्जांपल है, रो जाओगे एग्जांपल में कि कितनी देर पढ़ लें एक चीज को। देखो ध्यान से, अब तुम अगर
इत्मीनान से चेक कर पाओ, तो मान लो ये बी फील्ड है, मान लो कि ये करंट है, तो क्या करोगे साहब, तुम देखो कि ये जो फ्रंट वॉल है उसमें लेफ्ट साइड की वॉल पे ही काम चल रहा है, तो इसका मतलब करंट से बी फील्ड की तरफ घूमे, ये तो क्लॉकवाइज घूमे, और क्लॉक का मतलब होता है अंदर, किसके अंदर, दीवार के अंदर, दीवार के अंदर, तो यहां आ गई फोर्स। तो आप करंट से बी फील्ड की तरफ अगर घूम पा रहे हैं और क्लॉकवाइज अंदर, एंटी क्लॉक बाहर सोच पा रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन आसानी से आ जाएगी, जिससे आप फोर्स निकाल पाएंगे। ये बेस्ट तरीका है फोर्स निकालने का, किसी भी तरह की फोर्स इसमें निकल आती है। और आप जवाब क्या दे देंगे कि आपने फोर्स निकाली है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। बढ़िया हैक है, सिंपल ट्रिक है, काम चल जाता है, गलतियां नहीं होती इससे। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली। अब यहां से क्योंकि हमने बता दिया कि मोटर जो है वो टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है डीसी मोटर का। इसका आ रहा है भैया डीसी मोटर का। आखिर ये डीसी मोटर वस्तु क्या है? जो भी वस्तु है तो सही। देखते रहिए डीसी मोटर क्या है। डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कहा जाएगा वर्क्स ऑन डीसी सप्लाई। सप्लाई का मतलब करंट जब इसमें डीसी डालोगे तो ये चलेगा, और क्या करेगा, रोटेट करेगा। अच्छा, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट whenever a current carrying coil is placed in B field, it experience a torque। भैया इस पे टॉर्क लगता है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, टॉर्क लगता है, तो लगता है, कुछ कर थोड़ी लोगे टॉर्क का, लग रहा है तो लग रहा है। अच्छा, और बताइए, बस इतना ही है, और क्या बताइए। देखिए, प्रिंसिपल पूछा जाएगा, और हम लोग इस बात को कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब भी कभी इस प्रकार का कोई घटनाक्रम आएगा सामने, तो दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भैया टॉर्क वर्क लग रहा था, चीज घूमेगी, टॉर्क लगेगी, चीज घूमेगी, मोटर बना लेंगे। मोटर का मतलब हम फैन बना लेंगे, हम कूलर बना लेंगे, है ना। किसी भी तरह की वो डिवाइस जिसमें कुछ घूमता हुआ नजर आएगा, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। अब इसकी जो वर्किंग है वो नहीं पूछी जाएगी, कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा, मेन पार्ट्स का जो फंक्शन है वो पूछा जाएगा, है ना, प्रिंसिपल क्या है इसका वो पूछा जाएगा। ठीक, तो हम लोग इन तीन चीजों पर फोकस करेंगे, है ना। क्लासरूम में तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि लास्ट लैब कर रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा परेशान करके नहीं करेंगे कि हम इसके अंदर घुस गए बिल्कुल डीप, उतना करेंगे जो पेपर में आएगा। और अभी वीडियो में पढ़ाई गई बातों के अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा। ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल, और ये जो चीज हमने लगाई इसे नाम दिया हॉर्स शू मैग्नेट। घोड़े के जूते वाला मैग्नेट, अरे मतलब उस शेप का मैग्नेट। बेसिकली है क्या कि ये जो मैग्नेट हैं, ये मैग्नेट्स स्ट्रॉन्ग और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दी गई है इनके द्वारा। ठीक, अच्छी बात है। और कलर चेंज कर दिया मैंने, बस, और कुछ नहीं किया। यहां पर वायर्स की, कभी तूने पंखा खुला देखा है? उस फैन के अंदर बहुत सारी वाइंडिंग्स होती हैं कॉपर वायर की, उसे आर्मेचर बोलते हैं। वही कॉइल है बेसिकली, उसी पे करंट जाता है, उसी पे टॉर्क लगता है, उसी की वजह से पंखा घूमता है। तो बेसिक बात यह है कि हम लोग वो कॉपर वायर्स की वाइंडिंग्स वाली चीज ले रहे हैं, और इस वाइंडिंग्स वाली चीज को हम लोग नाम दे रहे हैं आर्मेचर। और तुम्हारे पेट में दर्द ना हो इसलिए इसे आर्मेचर कॉइल लिख दे रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं हुई होगी आर्मेचर कॉइल सुनकर, तो ये आर्मेचर कहलाता है। ठीक है,
आर्मेचर कॉइल के बाद आपको विचार आना चाहिए कि आपके पास इस प्रकार का एक डंडा इसमें लगा हुआ है। डंडा क्या है भैया? इसे नाम दिया जाता है एक सेल। क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाएगा एक जेल। एक जेल क्या समझो? जैसे पंखा है तुम्हारे घर में, ये पंखा है, पंखे के ऊपर एक डंडा लगा हुआ है और पंखा ऐसे घूम रहा है। तो बेसिकली जिस डंडे के अबाउट ये पंखा घूमता है ना, ये डंडा ही कहलाता है एक्सेल। तो वही है कि रॉड हवा में थोड़ी लटकी रहेगी आर्मेचर, किसी रॉड के अबाउट ये घूमती रहेगी। तो ये एक्सेल है। अच्छा, अब यहां से इसको हम लोग नीचे ला रहे हैं। कंस्ट्रक्शन देख लेना, बनाना आना चाहिए। ये कंडक्टिंग प्लेट लूप्स टाइप लगा दिए और इनका किडनी जैसे व्यक्तियों का नाम दिया गया स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। क्या नाम दिया गया? स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। और याद रखें कि ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्या है और इसका यूज क्या है। यहां कनेक्शन देने के लिए फिक्स कर दिया गया ग्रेफाइट से बने कार्बन ब्रशेस का। यहां पे बैटरी लगा दी गई है और बैटरी इंश्योर कर रही है कि जो सप्लाई दी गई है वो डीसी सोर्स है, यानी डीसी सप्लाई। तो बैटरी यानी डीसी सप्लाई। ठीक, ये जो चीज लगाई गई है इन्हें कह रहे हैं कार्बन ब्रशेस। क्या कह रहे हैं? कार्बन ब्रशेस। ठीक है। अच्छा, कार्बन ब्रश स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर जो है वो गलत जगह पे इंडिकेट हो गया है। तुम लोगों को लगेगा कि जैसे क्या है वो, ये है स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर, दिख रहा है? ठीक। कार्बन ब्रशेस किसके बने होते हैं भैया? ग्रेफाइट के बने होते हैं। क्यों ग्रेफाइट के बने होते हैं? क्योंकि जब ये मोटर रोटेट करेगी इस प्रकार से, तो मोटर के रोटेट करने पर कांड ये हो जाएगा कि ये मोटर घूमेगी। और अगर यहाँ पे तारों का कनेक्शन कर दिया, इस जगह पे तारों का कनेक्शन कर दिया, तो बार बार घूमने से तार उलझते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक कंडक्टिंग कम्यूटेटर लगाया और यहाँ पर अलग से ये कार्बन ब्रश लगाए कि जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो करंट फ्लो होगा, जिससे टॉर्क लगेगा और ये घूम जाएगा। और घूमने के बाद कोई कनेक्शन है ही नहीं तो फिर कुछ उलझेगा भी नहीं। अब यहाँ बार बार ये घूम करके जब एक चक्कर घूमेगा फिर टकराएगा, फिर अगला चक्कर घूमेगा फिर टकराएगा, तो बहुत फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी। इसके लिए इसे ग्रेफाइट का भी लगा देते हैं। ग्रेफाइट का लगाने से फायदा क्या है भैया? सबसे पहली बात तो ये कंडक्टिंग है। दूसरा, ये आदमी लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है। अच्छा, लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है तो हीट जनरेशन होगा नहीं। समझे? बहुत बढ़िया बात। तो काम खत्म, पैसा जम। मान लो कि यहां से आया इस प्रकार से करंट, और करंट आया तो मजा आ गई। यहाँ करंट ऊपर, यहाँ करंट नीचे, सबको दिख रहा है आसानी से, बिल्कुल दिख रहा है। अब इस करंट के कारण से आप देखें, मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी और डी। तो जरा ए बी आर्म को चेक करो। ए बी आर्म में करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड तो इसी प्रकार से आ रही थी। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूमेंगे? तो जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेटा आप घूम रहे हो तो क्लॉकवाइज घूम रहे हो, और क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि बाहर की तरफ फोर्स लग रही है। क्लॉकवाइज मतलब बाहर और एंटी क्लॉकवाइज मतलब अंदर। यानी इस वाले आर्म पर, इस आर्म के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ फोर्स आ रही है। ठीक। अब सी और डी वाली आर्म को देखो, ये सी और ये डी है ना। तो इस आर्म में देखोगे कि नीचे की तरफ करंट है और बी फील्ड तो वही राइट में ही है। ये करंट और ये बी फील्ड, घुमा लो साहब। करंट से बी फील्ड की तरफ घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। एंटी क्लॉक का मतलब होता है अंदर, तो फोर्स कहां आ रही है बेटा? अंदर। तो इसमें फोर्स जा रही है अंदर की तरफ, पीछे। ओहो, यानी कि ये जो कॉइल है वो राइट साइड से अंदर और लेफ्ट से बाहर की तरफ आएगी, इस प्रकार से घूम जाएगी। तो इस प्रकार से तुम्हारा कॉइल घूमने लग जाता है। बहुत बढ़िया बात, क्या कहने। अब इनमें जो यूज हुए, कॉइल तो कॉइल, आर्मेचर तो इसलिए कि ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगाओगे तो टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो मोटर तेजी से घूमेगी। हॉर्शू मैग्नेट क्यों यूज किया? क्योंकि ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग और पोल्स के पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कार्बन ब्रशेस का क्या यूज है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक। स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर का क्या यूज है वो बताते हैं। स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर चेंजेस
द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वन आर्म ऑफ कॉइल। कॉइल के एक आर्म में करंट की डायरेक्शन को अल्टरनेट करने का काम करता है, बार बार चेंज करने का काम करता है, जिसकी वजह से रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में हो सकता है। आप फ्लिप फ्लॉप नहीं करेगा, एक सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और कहानी आ गई डीसी मोटर की, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज डीसी मोटर। पेपर में डीसी मोटर ही आएगा, एसी मोटर नहीं आएगा, परेशान ना होना। ठीक है, तो ये रहा मोटर की कहानी। तो वी हैव फिनिश्ड द लेक्चर ऑफ टुडेज। क्योंकि कारण ये है कि हमारा आज का एजेंडा था फोर्स निकालना, फोर्स के बाद टॉर्क निकालना, और मोटर के बारे में आपको जानकारी दे देना। तो आपको डीसी मोटर हमने पढ़ा दिया। अच्छा, अगला लेक्चर जो होगा यानी लेक्चर 3 के अंदर हम लोग कर रहे होंगे फेराडेज लॉ और लेंज लॉ और एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर के बाद हम लोग कर रहे होंगे ट्रांसफॉर्मर। ठीक, और इतना पढ़ लेने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर 3 का वेट करिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।